Yo guys, it's me Yash Reacts from Media World and I'll welcome you again to Short Arm Jab with two experts. First is Kumar Gaurav, a cricket enthusiast, and Yadish Bajaj, a cricket expert and a professional cricketer himself. So आज हम बात करने वाले हैं टेस्ट क्रिकेट के बारे में और टेस्ट क्रिकेट से हमारी आज की जो रेलगाड़ी है वो जाएगी सीधा पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के बीच होने वाले टेस्ट मैच की तरफ। ये श्रृंखला का दूसरा टेस्ट मैच है जो कल सुबह तक होने वाला है। जब तक ये वीडियो आएगी तब तक वो टेस्ट मैच शुरू हो चुका होगा। पहले टेस्ट की सूरत हाल शायद आपको पता होंगे, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को बुरी तरीके से रौंद दिया है और रौंदने का मतलब रौंद दिया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। मैच के बारे में आगे हम और बात करेंगे। जरा मैं यदीश जी की तरफ थोड़ा रुख करूंगा। यदीश जी, क्या कहना चाहेंगे आप पहले टेस्ट मैच के बारे में? क्या कहना चाहेंगे पहले टेस्ट मैच के बारे में? पहला टेस्ट मैच बेसिकली बहुत पहले 3 दिन तक पाकिस्तान गेम में था। ये पाकिस्तान का फॉल्टी साइड रहा है कि वो टॉप ऑर्डर को, मिडिल ऑर्डर को एक टीम के आउट कर देते हैं, पर टेल से हमेशा रन बनवा देते हैं। पहली इनिंग्स में उन्होंने समार जोसफ से रन बनवाए। दूसरी इनिंग्स में जहाँ पे उन्होंने एक समय 91 फॉर 7 था वेस्ट इंडीज। अगर वहां पे 150 रन तक का टारगेट मिलता पाकिस्तान को तो वो चेजेबल होता उस विकेट पे। वो विकेट मुश्किल था बैटिंग करने के लिए, पर वहां पे वो शमार जोसफ से आमिर जबाल 3 छक्के खाते हैं। फिर जब अगला दिन शुरू होता है तो भी शमार जोसफ और केमार रोच वेस्ट इंडीज के टोटल को खींच जाते हैं और फिर एट द एंड को 215-16 का टारगेट मिला था, अगर मैं ठीक से याद कर पा रहा हूँ पाकिस्तान को, जो उस पिच पर एक्चुअली बहुत ज्यादा था। और फिर पाकिस्तान की पूरी बैटिंग का कोलैप्स हो जाता है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान उस मैच में एक बैटर शॉट गया था और साथ में उनका टीम कॉम्बिनेशन खराब था। उन्होंने अली उस्मान जो लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, उस पिच में उनकी जरूरत ही नहीं थी। उनकी जगह वो एक एक्स्ट्रा बैटर के लिए ऑप्ट कर सकते थे, जो वो नहीं गए। यदि जी, अगर मैं मुकाबले के बारे में बात करूं तो शुरुआत तो वेस्ट इंडीज ने भी ठीक ठाक नहीं की थी। तेज नारायण चंद्रपॉल जो है शुरू से ही स्ट्रगल करते हुए दिख रहे थे, वो बार बार बीट हो रहे थे और जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे थे वो ऐसा लग रहा था काफी विकेट पे फंसे हुए हैं। ऊपर से जो वेस्ट इंडीज का टॉप ऑर्डर है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो इतना स्ट्रांग नहीं है। वेस्ट इंडीज की बैटिंग लाइनअप पूरी तरह शेहोक पे डिपेंडेंट है। तो क्या इतना अगर हमको पता है तो बाबर आजम इज एन एक्सपीरियंस कैप्टन। उन्होंने पाकिस्तान की कप्तानी बहुत बार करी है और काफी एक्सपीरियंस है, काफी अलग अलग कह सकते हैं स्तरों पर उन्होंने कप्तानी कर रखी है, तो ये बात तो शायद उनको ही पता होगी। उसके बावजूद आप अगर वेस्ट इंडीज को 311 का टोटल ऐसे विकेट पर बनाने देते हैं फर्स्ट इनिंग में, तो क्या ये कप्तानी का फॉल्ट है या आपने बॉलिंग चेंजेस अच्छे से नहीं किए? जहां आपको नई गेंद पर दमकर अटैक करना चाहिए था वेस्ट इंडीज के ऊपर, क्योंकि आपके पास स्पेस बैटरी की पावर है, उसके बावजूद आपने वो अटैक नहीं किया। तो क्या 311 रन बन जाना एक अलग तरीके का एक साइकोलॉजिकल प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, या फिर बाबर आजम ने कहीं चूक करी कप्तानी में? 311 रन यार, पहली इनिंग्स में इतना पहली बात मुझे तो नहीं लगा ज्यादा थे, क्योंकि जब पाकिस्तान बैटिंग कर रहा था, शान और सलमान अली आगा खेल रहे थे, पाकिस्तान क्रूज कर रहा था, 244 फॉर 3 था। वो आराम से 350-400 तक पहुंच सकता था, पर फिर एक वो कोलैप्स होता है, 7 विकेट्स गिर जाते हैं, हिस्टोरिक कोलैप्स होता है जब स्टिंग्रीज तब आते हैं। और जहां तक वो बात की 311 रन, हाँ 250 के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो सकता था, क्योंकि मोहम्मद अब्बास ने पहले दिन का जब खेल खत्म हुआ था, उन्होंने, मुझे याद है, उन्होंने एक हल्की सी कंप्लेंट की थी कि आजकल जो टेस्ट मैचेस है वो सिर्फ 2 टेस्ट मैचेस होते हैं और 6-6 महीने में होते हैं, तो उन्हें अडेप्ट करने का टाइम नहीं मिलता। तो जो बॉलिंग सेकंड इनिंग्स में हुई थी एज कम्पेयर टू जब वो पहले दिन बॉलिंग हुई, पहले दिन पाकिस्तान थोड़ा लेंथ उन्होंने ठीक नहीं पकड़ी थी। लाइन तब भी ठीक थी, पर लेंथ वो हल्की सी शॉर्ट ज्यादा थी। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि 311 रन की जगह वो 250 होने चाहिए थे, पर वो रन मेरे हिसाब से इनफ थे, क्योंकि 244 पे 3 था पाकिस्तान, उधर से उन्हें 350-400 जाना चाहिए था। आपने जस्टिन ग्रीव्स की बात करी तो जरा जस्टिन ग्रीव्स के लिए एक बार अपलॉड करना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने स्पेल डाला, दैट इज बेसिकली हिस्ट्री दैट वी हैव सीन। ऐसी गेंदबाजी और बीइंग अ ऑलराउंडर, प्रॉपर गेंदबाज भी नहीं है वो कहा जाए तो। जस्टिन ग्रीव्स बीइंग अ ऑलराउंडर, जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजी करी, पाकिस्तान ने खराब बल्लेबाजी जरूर करी कहेंगे, या इतनी अनप्लेएबल गेंदबाजी नहीं की गई थी उनके द्वारा। हम्म। पाकिस्तान की बल्लेबाजी खराब थी, पर जस्टिन गिब्स ने जिस तरह की गेंदबाजी करी उनसे क्रेडिट हम नहीं ले सकते। तो शानदार गेंदबाजी उनके द्वारा, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टैब्लिश किया और अपना नाम हिस्ट्री बुक्स में लिखवा दिया। पर यही एक सवाल आता है कुमार जी, मैं आपसे भी करना चाहूंगा।
कि पाकिस्तानी बल्लेबाजी में क्या ये फितरत रही है, क्योंकि पाकिस्तानी बल्लेबाजी, जब आपको लगता है कि पाकिस्तान ने मैच अपने हाथ में पकड़ लिया है, चाहे वो कोई भी मुकाबला हो, आप किसी भी मुकाबले को हिस्टोरिकल तौर पर उठा के देख लीजिए, चाहे अगर हम 90s के समय पर ही चले जाएं, पाकिस्तान भारत के सामने भी बहुत मुकाबले खेला है, वर्ल्ड कप में बड़े मुकाबले ऐसे हुए हैं जहां लगता है कि पाकिस्तान इज क्रूजिंग टुवर्ड्स द विक्ट्री, पर अचानक से पाकिस्तान ऐसा कोलैप्स करता है, एक विकेट गिरता है, उसके बाद पूरी पाकिस्तानी टीम जो है अपनी खेमे की तरफ मुड़ जाती है, पत्तों की तरह कह सकते हैं ढह सकती है पाकिस्तानी टीम। तो पाकिस्तान टीम का जो अनप्रडिक्टेबल नेचर है, ये क्या उनको हर बार कॉस्ट कर जाता है। इस टेस्ट मैच में भी हमने देखा कि जिस तरह से वो क्रूज कर रहे थे, जिस तरह की बल्लेबाजी हम कहें, बाबर आजम भी अच्छी बल्लेबाजी के लय में लग रहे थे, बढ़िया 50 तक वो पहुंचे, शायद दूसरी इनिंग में, सॉरी पहली इनिंग में तो खैर वो भी 29 पर आउट हो गए थे, पर जिस तरह की बल्लेबाजी पाकिस्तान कर रहा था, कम से कम 138 140 तक बिना कोई विकेट के, और अचानक से इस तरह ऑल आउट हो जाना। विकेट तो उनका पाकिस्तान पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को देखेंगे तो शुरुआती के दिनों से ऐसे हैं, जैसे आप जब उनके समय में इमामुल हक साहब खेलते थे, उस समय भी केवल वही बैटिंग करते थे, जब करते थे तो अच्छी तरीके से। उसके बाद जब आगे बढ़ी टीम तो एक समय तक फखर जमान दिखे कि अच्छे खेल रहे हैं, पर उनके अलावा कोई अच्छा खेल नहीं पा रहा। फिर आए बाबर आजम कुछ दिनों तक खेले, फिर बाबर आजम का खराब फॉर्म निकला। फिर अभी पिछले मैच के सेकंड इनिंग में अच्छी पारी खेली पर टीम को जिता नहीं पाए। फिर इनके एक बल्लेबाज हैं मोहम्मद रिजवान। रिजवान अच्छी बैटिंग कर तभी कर पाते हैं जब ऊपर से 4 लोग अच्छे कर पाते हैं। जब इनको अच्छी सिचुएशन में मिलती भी है और आगे टीम को बढ़ाने के लिए होता है तो अपना विकेट जानबूझकर दे देते हैं। ऐसे तो और यही तो मेरा पाकिस्तान सवाल की है कुमार जी, आप दोनों से, आप दोनों यहाँ हमारे एक्सपर्ट्स हैं, तो मेरा यही सवाल है कि पाकिस्तान आफ्टर हैविंग अ सिंगल पेडल ऑफ द एक्सीलरेटर, आप क्रूज कर रहे हैं चेज में, आपने तकरीबन, अगर हम इस दूसरे टेस्ट की बात करें तो 244 पे आप 4 थे, और 244 के बाद 4 से आप 282 पर ऑल आउट हो गए। ये तो इस तरीके का कोलैप्स है, एक तरीके से चाइल्डहुड कोलैप्स कहते हैं, जैसे बच्चों की क्रिकेट टीम खेलती है कि आप एकदम से लग रहा है कि जीत रहे हैं, आपका मेन बैटर आउट हुआ और बाकी बल्लेबाजों को बल्लेबाजी ही नहीं आती, ऐसा लगता है। तो इस तरह की, क्योंकि विकेट भी नहीं थी, जस्टिन गिब्स ने बेहतरीन गेंदबाजी करी, पर अगर आप गेंदबाजी में उनके विकेट्स को देखें तो एक भी गेंद ऐसी नहीं थी जिसको देखकर ऐसा लगे कि अनप्लेएबल है। चलिए एक बल्लेबाज आउट हो गया, दूसरा बल्लेबाज आउट हो गया, पर पाकिस्तानी बल्लेबाजी इतनी इनएक्सपीरियंस क्यों लगती है। आप मैच में अच्छी कंडीशन में है, जैसे बड़ी टीमें करती है, पाकिस्तान भी एक एशियन जाइंट माना जाता है, भले ही हाल ही में उन्होंने इतना अच्छा क्रिकेट नहीं खेला है, तो उस एशियन जाइंट की तरह वो क्यों नहीं खेला। वेस्ट इंडीज इज नॉट सच अ बिग टीम कंपैरेटिवली देखा जाए तो, अब के दौर में ना उसको ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के कंपैरेटिवली आप नहीं रख सकते। और पाकिस्तान को आगे जाके ऑस्ट्रेलिया के इंग्लैंड के साथ भी खेलना है, इंग्लैंड के साथ, यदि जी ऑस्ट्रेलिया के साथ, इंग्लैंड के साथ, हाँ, तो इंग्लैंड के इंग्लैंड के साथ साथ भी खेलना है। तीन हाँ, तीन टेस्ट मैच तो उनके घर पर। हाँ, तो आपको इंग्लैंड बिल्कुल ही मौका नहीं देगी। इस तरह की बल्लेबाजी पाकिस्तानी बल्लेबाजों द्वारा जिस तरह की दिखाई जा रही है, चांद मसूद बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे, पहली इनिंग में बेहतरीन शतक लगाया, उनकी तारीफ करी जानी चाहिए, पूरे कंट्रोल में थे, पर उनके अलावा बाकी बल्लेबाजी, सलमान अली आगा, मोहम्मद रिजवान, ये एक्सपीरियंस बल्लेबाज है। मोहम्मद रिजवान का कद तो काफी बड़ा है, उसके बावजूद इस तरह की बल्लेबाजी, इसका क्या कारण हो सकता है। जैसे हम पिछले 5 मैच देखा जाए वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान के, उसमें पिछले 5 मैचों में 3 मैच वेस्ट इंडीज जीता हुआ है। इसमें देखा जाए कि जो लास्ट मैच था वो बहुत काफी रोमांचक हुआ। उससे पहले देखा जाए कि 5वीं मैच के लास्ट मैच एक एक मैच ऐसा था जिसमें वेस्ट इंडीज मात्र 1 विकेट से जीता हुआ है। आप हम्म। सोच सकते हो कि पाकिस्तान क्या खेला हुआ कि 1 विकेट से मैच को वेस्ट इंडीज जीत गई पाकिस्तान के खिलाफ। और लास्ट कुछ में टेस्ट मैच से देखा जाए तो वेस्ट इंडीज अपने पुराने ट्रैक पर आ रहे हैं जो 1975 इस समय खेला करते थे। लाइक देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के समय जब ऑस्ट्रेलिया में खेला ये आप मैच सरकाज़म तो नहीं कर रहे कुमार गौरव, क्योंकि अगर आप उसके बाद वेस्ट इतना इंडीज की भी दूसरी अच्छा नहीं इनिंग का खेल रहा स्कोर वेस्ट कार्ड खोल के इंडीज। देखे तो वेस्ट इंडीज मात्र 181 पर ऑल आउट हो गई। तो प्राइम वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल से 181 पे ऑल आउट तो नहीं होती थी। 91 फॉर 7। अभी करंट में इंग्लिश के बॉलिंग लाइनअप देखोगे तो अच्छी है। जैसे समार जोसेफ एक अच्छे बॉलर हैं। अभी एक ग्रीव हो गए, केमार रोच हो गए, जेडन सील्स जो इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा प्रदर्शन किए थे। तो अभी वेस्ट इंडीज बैटिंग लाइनअप कोलैप्स होता रहे, लेकिन बॉलिंग लाइनअप देखा जाए तो वेस्ट इंडीज की बहुत अच्छी भी बॉलिंग लाइनअप है। अच्छा यदि जी, आप मेरे को जरा एक चीज मेरे इस मुकाबले के बारे में देखना चाहूंगा, क्योंकि आपने लगातार ये मुकाबला फॉलो किया, मैंने तो तकरीबन पूरा मुकाबला नहीं देखा टू बी ऑनेस्ट, कुछ सेशंस मैंने शेर एंड देयर देखे, जब मेरे को पता चला कि जस्टिन ग्रीव ने वो हिस्टोरिकल विकेट वाला स्पेल कर दिया,
एकदम विकेट्स इस तरीके से निकाल लिए और हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम लिख दिया। उसके बाद मैंने टेस्ट मैच थोड़ा और फॉलो किया। तो आप मेरे को जरा ये बताइए कि जिस समय पाकिस्तान क्रूज कर रहा था, जिस पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान की, जब शान मसूद कंफर्टेबल थे, पाकिस्तान बढ़िया बैटिंग कर रहा था, 244 पे 4 स्कोर था और कंफर्टेबल लग रहा था पाकिस्तान। उसके बाद क्या विकेट में एकदम बदलाव आया कि देर इज टेरेबल बैटिंग बाय पाकिस्तान, क्योंकि विकेट में कुछ नहीं, देख के लग नहीं रहा था कि विकेट में कुछ है। जिस तरीके से आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपकी आप लीड में एक तरीके से यू हैव टू लाइक डबल डाउन, कहते हैं ना कि एक बार आपके पास रोप आ गई है तो आप उस सामने वाली टीम के ऊपर चढ़ते चल जाइए ताकि उनको वापसी का मौका ना मिले। पाकिस्तान ने क्या अपनी बेहद खराब बल्लेबाजी से वो मौका खोया, या कि पिच में कोई हरकत थी कि गेंदबाजी बहुत बेहतरीन की गई? एक ना सेइंग होती है कि जो बड़ी टीम होती है ना वो हमेशा जो मोमेंट्स होती है ना उन्हें कैप्चर करती है। पाकिस्तान के साथ ये बहुत अरसे से देखा गया, ये मैं पर्सनली शेर एंड देयर देखे जब मेरे को पता चला कि जस्टिन ग्रीव ने वो हिस्टोरिकल विकेट वाला स्पेल कर दिया, एकदम विकेट्स इस तरीके से निकाल लिए और हिस्ट्री बुक्स में अपना नाम लिख दिया। उसके बाद मैंने टेस्ट मैच थोड़ा और फॉलो किया। तो आप मेरे को जरा ये बताइए कि जिस समय पाकिस्तान क्रूज कर रहा था, जिस पहली इनिंग की बात कर रहा हूँ मैं पाकिस्तान की, जब शान मसूद कंफर्टेबल थे, पाकिस्तान बढ़िया बैटिंग कर रहा था, 244 पे 4 स्कोर था और कंफर्टेबल लग रहा था पाकिस्तान। उसके बाद क्या विकेट में एकदम बदलाव आया कि देर इज टेरेबल बैटिंग बाय पाकिस्तान, क्योंकि विकेट में कुछ नहीं, देख के लग नहीं रहा था कि विकेट में कुछ है। जिस तरीके से आप बल्लेबाजी कर रहे हैं, आपकी आप लीड में एक तरीके से यू हैव टू लाइक डबल डाउन, कहते हैं ना कि एक बार आपके पास रोप आ गई है तो आप उस सामने वाली टीम के ऊपर चढ़ते चल जाइए ताकि उनको वापसी का मौका ना मिले। पाकिस्तान ने क्या अपनी बेहद खराब बल्लेबाजी से वो मौका खोया, या कि पिच में कोई हरकत थी कि गेंदबाजी बहुत बेहतरीन की गई? एक ना सेइंग होती है कि जो बड़ी टीम होती है ना वो हमेशा जो मोमेंट्स होती है ना उन्हें कैप्चर करती है। पाकिस्तान के साथ ये बहुत अरसे से देखा गया, ये मैं पर्सनली बहुत टाइम से देख रहा हूँ कि वो पहले 2 दिन बहुत अच्छा क्रिकेट खेलेंगे, 3 दिन भी वो ऐसा लगता है कि वो मैच में है, पाकिस्तान जीतने वाला है, फिर एक कोलैप्स लगता है या फिर एक टेल एंडर की पार्टनरशिप लगती है। वो मैच जो अभी जो 244 पे 3 था पाकिस्तान, शान और सलमान खेल रहे थे, पहली बात उनका टीम कॉम्बिनेशन गलत था। आमिर जमाल नंबर 7 पे बैटिंग नहीं कर सकता। आमिर जमाल की वापसी इतने अरसे बाद हो रही है पाकिस्तान टीम में। एक ऑलराउंडर, आप वेस्ट इंडीज की कंडीशन जो पिछले साल वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैचेस हुए थे, हल मतलब पूरी हवा नहीं लग रही थी किसी बैट्समैन को, और आप पाकिस्तान जैसी टीम, आपकी बैटिंग ना इतनी बढ़िया, आप एक बैटर शॉट के साथ चले गए वेस्ट इंडीज जैसी उस पिच पे, जैसे ब्रेन लारा क्रिकेट स्टेडियम की वो पिच थी। तो वो सडन एक कोलैप्स हुआ, जस्टिन ग्रीव ने सलमान अली आगा का डंडा बाहर निकाला, फिर शान मसूद आउट हुए और फिर पाकिस्तान की वही खराब बैटिंग जो देखिए कि ये बात आपकी तो युधिष्ठ टेल जी बहुत और लंबी है कुमार ना। जी मैं कहना चाहूंगा, एक सेकंड एक सेकंड, एक बात तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि थोड़ा बहुत ऑफ द विकेट मूवमेंट तो होगा। टेस्ट क्रिकेट है और वेस्ट इंडीज में जिस तरह की कंडीशंस हैं, आपको थोड़ी बहुत मूवमेंट तो खेलनी आनी चाहिए। हाँ पर हाँ, जिस और तरह की ऊपर से बल्लेबाजी पाकिस्तान ने की, चलिए आपसे मैं मानता हूँ पहली इनिंग में गलती हो गई, हो जाता है कोलैप्स, भारत भी बड़ी टीम है, 36 बॉल आउट हुई है। ऑस्ट्रेलिया भारत में कितनी बार कोलैप्स कर जाती है स्पिन के आगे, बड़ी बड़ी टीमें कोलैप्स करती है, इसमें कोई शक शोबे की बात नहीं है, हो जाता है। पर दूसरी इनिंग में भी जब आपको 211 रन चेस करने थे, आपके पास प्लेंटी ऑफ समय था, ऐसा लगा था पाकिस्तान ने चलिए एक बार गलती कर दी, दूसरी बार तो पाकिस्तान ये टेस्ट मैच ग्रैब कर लेगी। पाकिस्तान ने डबल डाउन किया वेस्ट इंडीज को 181 पर ऑल आउट करके। बाबर आजम भी काफी कॉन्फिडेंट लग रहे थे बॉडी लैंग्वेज में, और 58 की इनिंग उन्होंने भी खेली। पर फिर से वही पाकिस्तान की कोलैप्स कर जाने वाली बीमारी मेंटल पाकिस्तान ने, प्रेशर। फिर हाँ, फिर वही देखिए 21 पे 2, 25 पे 3, 46 पे 4, 50 पे 5, 53 पे 6, मतलब 53 पे 6 और 66 पे 7। इस तरीके की बल्लेबाजी अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल कर रहे हैं, तो इसका मतलब यू आर नॉट रेडी फॉर इंटरनेशनल क्रिकेट, आप अपने टॉप 80 टैलेंट पे को ऑल लेके ही नहीं आउट आ होने रहे। वाला था पाकिस्तान, जो सेकंड इनिंग्स में बैटिंग की अभी इनका जो स्कोर कार्ड निकाला जाता है, इनके जो ओपनर है इमामुल हक, इमाम इंजमामुल जो, हक, हाँ इंजमामुल हक, इमामुल हक, हाँ सॉरी, इंजमाम तो वो पाकिस्तान की हाँ, पुरानी उनके खिलाड़ी उनके थी। भतीजी है इम्मी। क्योंकि उन सब में से उन अगर मैं कहूँ इंजमामुल हक को अगर अभी भी बल्लेबाजी करने के लिए बुला लिया जाए तो इस बैटिंग लाइनअप से अच्छी बैटिंग कर लेंगे वो। तो बेसिकली जो इम्मी है, अपने इम्मी का सेट रहता है कि वो पहली और सेकंड इनिंग में रन बना देंगे, वो अपने बढ़िया 50-60 बनाते हैं। जैसे ही प्रेशर लगेगा, जैसे चौथी इनिंग्स आ जाएगी, इमाम के रन ही नहीं होते। ये ना बांग्लादेश की सीरीज निकल गई, साउथ अफ्रीका की सीरीज निकल गई, और ये बहुत अरसे से खेल रहे हैं इमाम भी टेस्ट क्रिकेट। चलो मैं उनके दूसरे ओपनर, तो यंग बच्चे है अभी अजैन जो है, तो हाँ, उन पे उनके मैं ऊपर इतना मैं इसलिए भी बात नहीं इतना कर रहा, इतना उन्होंने हार्श नहीं बल्लेबाजी लूंगा। अच्छी पर नहीं करी, हाँ। इमाम इतने अरसे से खेल रहे, चौथी इनिंग्स में एक बड़ा बैटर क्या होता है टेस्ट क्रिकेट में, जो चौथी इनिंग्स में रन बनाता है या तीसरी इनिंग में रन बनाता है। इमाम कभी रन नहीं बनाते। शान इंजर्ड हो गए, तो शान को अब एक बैटर शॉट, ऊपर से आपका शान मसूद इंजर्ड हो जाए, और ऊपर से आपने जब एक टीम को 91 फॉर 7 किया हुआ है, आप पूरे 150 की चेज आपकी लगने वाली थी, आपने फिर
शमार जोसे से आप छक्के खा रहे हो, आप शमार जोसे के मार रोज से आपने पता नहीं कुछ 60-65 रन की पार्टनरशिप करा दी, तो एज अ बैटिंग यूनिट, एज अ फील्डिंग यूनिट उस समय तो आपकी टीम के कंधे गिर जाते हैं, जो पाकिस्तान के साथ हुआ। और उसके बाद बाबर ने खेला, बाबर ही एक अच्छे बैट्समैन लग रहे थे, पर बाबर भी आखिर में क्या कर रहे थे, वो पहली बॉल सिंगल लेकर मोहम्मद अब्बास को स्ट्राइक दे रहे हैं, मोहम्मद अली को स्ट्राइक दे रहे कि बेटा जाओ तुम टेल एंडर हो, तुम बोल्ड हो जाओ, खत्म हो जाओ। बै- एक वही तो मैच मेरा जीतने गए सवाल तो है, देखिए असला मैंने चाहिए पूरा था, वो मुकाबला असला फॉलो नहीं नहीं था। किया हालांकि, पर जितना मैंने थोड़ा स्कोर कार्ड देखा, हाइलाइट्स मैंने बाद में देखी, बाबर आजम वाज नॉट लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, चाहे वो फर्स्ट इनिंग हो, चाहे वो फील्ड पे हो। बाद में आप बल्लेबाजी भी कर रहे हैं, तो इतनी अगर आप और मैं भी क्रिकेट खेलते हैं, अगर हम किसी 10 साल के बच्चे को भी बोले क्रिकेट खेलने के लिए कि आप बल्लेबाजी कीजिए, और आपके सामने एक टेलेंडर बल्लेबाजी कर रहा है, तो आप क्या करेंगे? तो वो भी यही बोलेगा कि मैक्सिमम बॉल मैं फेस करूंगा और टेलेंडर को इक्का दुक्का बॉल खेलने दूंगा। और टारगेट हालांकि इतना बड़ा नहीं है, 211 रन का टारगेट है। माना कि आप जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, आप तो 64 पे 6 हो चुके हैं, वो 60 के पिच आसपास उनकी मुश्किल 5 था, विकेटें उस गिर उस चुकी हैं। उस पिच के हिसाब से उसके हाँ 211 रन उस बहुत अच्छा हाँ स्कोर था। बहुत अच्छा स्कोर था, परंतु सर पाकिस्तान की बल्लेबाजी से इस तरह की खराब है, आप करीब तो आ सकते हैं 170 180 तक हाँ तो हाँ कोशिश कर सकते हैं। हाँ आपके हाँ। कहने के हिसाब से आपकी स्टार स्टडेड बैटिंग लाइनअप है। आपने बोला इमाम बहुत लंबे समय से खेल रहे हैं, बाबर आजम का स्टेचर आपने इतना बड़ा कर रखा है, साथ में मोहम्मद रिजवान के ऊपर हमें बात करनी चाहिए। मोहम्मद रिजवान बीइंग अ सीनियर प्लेयर कैसे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं आप? ये तो आपका टाइम है पोस्टर बॉय बनने का, कि ऐसी फंसी हुई विकेट पे बाबर आजम के साथ आपको खड़े रहना चाहिए, मैच निकालना चाहिए। इतनी कोई फंसी हुई विकेट नहीं थी, इतना कोई खराब विकेट नहीं थी कि आप 211 भी ना बना पाए। अगर आप इतने बड़े स्टैचर के खिलाड़ी हैं, इतने लंबे समय से खेल रहे हैं, तो आपको बनाने चाहिए रन। क्यों नहीं बन रहे इन पे रन? सवाल यही है, इनकी मैनेजमेंट क्यों सवाल नहीं कर रही? और अगर हम ऐसे दर्शक सवाल कर रहे हैं, तो क्या सोल्यूशन हो सकता है इसके लिए? पहले इंग्लिश प्रैक्टिस से ज्यादा बैटिंग प्रैक्टिस पर ध्यान दें। नहीं नहीं, रिजी मतलब रिजवान का तो मतलब रिजी सुपरमैन अपने, उनका भी टेस्ट क्रिकेट की बात करूं मैं, ओडीआई ओडीआई में परफॉर्म करते हैं, उनका टेस्ट क्रिकेट में भी उनका भी फिक्र है कि वो एक 50-60 मारते हैं, उसके बाद उनके एक दो टेस्ट मैच खराब जाते हैं। जितना पाकिस्तानी मीडिया से हमने भी सुना है कि रिजवान प्रैक्टिस तो पूरी करते हैं, मतलब ये रिजवान के साथ मैंने आज तक ये नहीं सुना कि रिजवान प्रैक्टिस नहीं करते। रिजवान 3-3 4-4 घंटे नेट में लगे रहते हैं, पर ये जो रिजवान तो के साथ टेस्ट प्रैक्टिस क्या क्रिकेट वो में प्लास्टिक की बॉल से करते हैं सर? सवाल तो यही है। प्रैक्टिस इंग्लिश कर रहे हैं तो रन क्यों नहीं बन रहे? वही एक मीम होगा ना सर, आपने देखा टेक्निकल होगा फॉल्ट, कि जरा सी बॉल इधर टेक्निक उधर फॉल्टी हुई, है, चूतर पड़ी। टेक्निक फॉल्टी है। एक मेरे मेरे हिसाब से वक्त आ गया कि आप रिजवान को थोड़ा टेस्ट क्रिकेट से बाहर निकालिए, आप एक नए यंग विकेट कीपर को लाइए, क्योंकि रिजवान के भी रन नहीं लग रहे। रिजवान बहुत स्ट्रगल करते हुए दिखते हैं वो। अब आप देखना अगला या इंग्लैंड वाले दौरे में उनकी एक बहुत अच्छी 50-60 रन की ऐसी इनिंग आएगी कि पूरा पाकिस्तान, मतलब पूरी टीम लगी, पूरी टीम गई हुई थी, पर रिजवान खड़ा रहा, वो फाइटर, वो बच्चा खड़ा रहा, वो जो वो कहते हैं ना, वो जवान खड़ा रहा। वो पर कंसिस्टेंट नहीं है ना रिजवान। आप एक 50-60 रन की इनिंग आप इतनी अच्छी खेलते हैं, उसके बाद आप पूरा मैच हरवा देते हैं, अगले अगले 2-3 टेस्ट मैच। एस एक यंग विकेट कीपर को आप ग्रूम कीजिए। इनके डोमेस्टिक में बहुत अच्छा विकेट कीपर है, उनका नाम मैं बोल रहा हूँ, हजीबुल्ला खान। उन्होंने ओडीआई में भी बहुत अच्छा हजीबुल्ला परफॉर्म खान किया अभी पिछले अभी में। हाँ, उन्होंने फर्स्ट हाँ क्लास हाँ क्रिकेट में अभी हाँ हाँ। 175 रन मारे हैं इस्लामाबाद के साथ खेलते हुए। दड़े और मतलब रिजवान की वो उम्र भी आप देखेंगे तो रिजवान 34 वर्ष के हो चुके हैं सर। इसी महीने 1 जुलाई को अभी उनका जन्मदिन आया था, तो 34 वर्षीय हो चुके हैं। 34 अगर के इनके नहीं होंगे, स्टैट्स, वो तो बस पेपर में 34 लिखा है। हाँ 38 के वैसे तो होंगे, हो रिजी 38 के सुपरमैन की आसपास के सेंसेज होंगे जी 38 हाँ। के होंगे। मैं तो खैर पेपर पे ही बात करूंगा, क्योंकि अब पेपर पे ही बात कर सकते हैं। जरा अगर मैं इनके स्टैट्स आपको बताऊं, हमारे दर्शकों को, जरा रिजवान के ऊपर बात कर रहे हैं, तो रिजवान का टेस्ट क्रिकेट में अगर ओवरऑल देखिए तो 44 टेस्ट मैचेस में 2603 रन है, 40 के करीब का औसत है, 54 का स्ट्राइक रेट है। ये देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है, पर जब क्रूशियल टेस्ट मैचेस आते हैं, आपको कोई टेस्ट मैच याद आ रहा है यदि जो रिजवान ने ऐसा लगा कि अपने दम पे जिता दिया? एक भी टेस्ट मैच कोई इनके करियर का? मिनोज मुझे के सामने नहीं, जिम्बाब्वे नहीं आयरलैंड नहीं वाली टेस्ट सीरीज नहीं कह रहा नहीं नहीं, मैंने, जिम्बाब्वे मतलब आयरलैंड के बिग साथ तो टीम्स का। टेस्ट सीरीज होती ही नहीं। मतलब रिजवान का मुझे ये हमेशा याद रहता है, मुझे वो इंग्लैंड वाले टेस्ट मैचेस याद है जो पाकिस्तान के घर में हुए थे। उस जो जो पहली वाली सीरीज जो पाकिस्तान 3-0 से व्हाइट वॉश हो गया था, जब उन्होंने पूरे हाईवे ही बना दिए थे, उधर अच्छा, वो रिजवान के जो रन एकदम थे। गिनीज की विकेट बना दी थी पाकिस्तान में। उधर रिजवान के रन थे, पर जब फिर से मतलब इंग्लैंड आया था, जब वो आके जब चीफ सेलेक्टर आया, फिर साजिद चाचा और नुमान चाचा ने इंग्लैंड के पूरे परकच्चे ही खोल दिए, वो मतलब इतनी गड्ढे बना दिए स्पिन ट्रैक वाले, उधर 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 इजी सुपरमैन के रन थे।
हाँ, उधर उधर रिजू के रन थे, बाकी रिजू साइमंड्स यार वक्त हो गया रिजू साइमंड्स का। वही तो। खैर मैं तो कहूंगा कि पूरी पाकिस्तानी टीम जो इस वक्त टेस्ट में खेल रही है, इन सबको रिप्लेसमेंट की सख्त जरूरत है। आप पाकिस्तान की गेंदबाजी पर भी बात करें तो पाकिस्तानी गेंदबाजी में ऐसा कोई स्टार स्टडेड प्लेयर नहीं है। एक समय हुआ करता था पाकिस्तानी टीम एक समय के ऊपर नहीं जाते, 2019 पे ही चले जाते हैं। 2019 से 22 में अब क्या हमारी इनकी तिकड़ी हुआ करती थी, सर आपको याद है? हैरिस राउफ, शाहिन शाह अफरीदी और नसीम शाह, देवर ब्रिलियंट बॉलर्स। मतलब उनके आसपास कोई गेंदबाज की मतलब फास्ट बॉलिंग यूनिट आ नहीं रही थी। देवर डायरेक्टली गिविंग कंपटीशन टू ऑस्ट्रेलिया। अचानक से आप देखेंगे कि शाहिन शाह अफरीदी को इंजरी हुई, उसके बाद ही इज नॉट बीन द सेम। नसीम शाह इंजरी प्रोन रहते हैं। एक तो मेरा सवाल ये है कि नसीम शाह जैसा बॉलर आप क्यों उसको ग्रूम नहीं कर रहे, मतलब क्यों उसको पोटेंशियली फिट नहीं रख पा रहे? नसीम शाह अगर आप, यदि जी बताइए अगर मैं कुछ गलत कहूँ, कुमार जी आप भी। नसीम शाह इज अ ब्रिलियंट बॉलर। मैंने किसी तेज गेंदबाज को, मतलब व्हेन नसीम इज ऑन स्पीक, 150 155 पे दोनों तरफ स्विंग, वो भी पुरानी गेंद नई गेंद, रिवर्स स्विंग, स्लोअर बाउंसर, तेज बाउंसर, मतलब जिस तरह की स्किल नसीम शाह के पास है। नसीम शाह हैज द पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट वसीम अकरम और वकार यूनिस फॉर पाकिस्तान। बट पाकिस्तान उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा। अपॉर्चुनिटीज दे रहा है तो उस बेचारे अच्छे को इंजर्ड ही रखते हैं। अपॉर्चुनिटीज का मसला तो मेरे हिसाब से नहीं है, नसीम ने भी टेस्ट क्रिकेट, दिक्कत क्या है कि ये प्लेयर, आपको याद होगा नसीम क्या बॉल डाल रहे थे 22 के वर्ल्ड कप में, मतलब उन्होंने धागे खोल दिए। ब्रिलियंट बॉलर। मैंने किसी तेज गेंदबाज को, मतलब व्हेन नसीम इज ऑन स्पीक, 150 155 पे दोनों तरफ स्विंग, वो भी पुरानी गेंद नई गेंद, रिवर्स स्विंग, स्लोअर बाउंसर, तेज बाउंसर, मतलब जिस तरह की स्किल नसीम शाह के पास है। नसीम शाह हैज द पोटेंशियल टू बी द नेक्स्ट वसीम अकरम और वकार यूनिस फॉर पाकिस्तान। बट पाकिस्तान उसको उतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं दे रहा। अपॉर्चुनिटीज दे रहा है तो उस बेचारे अच्छे को इंजर्ड ही रखते हैं। अपॉर्चुनिटीज का मसला तो मेरे हिसाब से नहीं है, नसीम ने भी टेस्ट क्रिकेट, दिक्कत क्या है कि ये प्लेयर, आपको याद होगा नसीम क्या बॉल डाल रहे थे 22 के वर्ल्ड कप में, मतलब उन्होंने धागे खोल दिए थे जिसे कहते हैं। फिर 23 में उनने अरे सर, ओडीआई, बेन स्टोक्स को बीच में से काट रहे थे। बेन स्टोक वाज ऑन हिज प्राइम एट दैट। हम्म, और 23 में फिर उन्हें होती है, जब ओडीआई वर्ल्ड कप होना था उससे पहले उन्हें होती है शोल्डर इंजरी, उनकी होती है सर्जरी। उस सर्जरी के बाद नसीम शाह हैजंट बीन द सेम बॉलर। नसीम नसीम ने इससे पहले जो टेस्ट मैचेस भी खेल लिया, मतलब वो एक सेशन अच्छा करते हैं, फिर उसके बाद दिखता है कि नसीम का पेस मैसिवली ड्रॉप डाउन हो जाता है। नसीम, मुझे जो लगता है, मतलब नसीम, मुझे पर्सनली जितना मैंने उन्हें सुना है, उन्होंने परसों भी स्टेटमेंट लिया था वर्कलोड मैनेजमेंट के ऊपर। वो ऐसा बंदा है जो समझदार है, जिसके अंदर मतलब कहते हैं ना खुद का दिमाग है। जैसे मोहम्मद आमिर के अंदर बहुत दिमाग है, आज वाले मोहम्मद आमिर के अंदर, उनके नसीम के अंदर भी हाँ, बहुत आज दिमाग। वाले। हाँ मतलब पहले नसीम, होता तो मोहम्मद जी का करियर बच जाता। हाँ मतलब नसीम के अंदर भी बहुत दिमाग है नसीम शाह, और वो स्किल भी बहुत है। आज से 6 या 1 साल बाद मुझे लगता है कि पर्सनली कि 1 साल बाद नसीम शाह थोड़ा और टेस्ट क्रिकेट में कंसिस्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि अभी उनका वर्कलोड मैनेजमेंट हो रहा है, क्योंकि अभी वो जस्ट इंजरी से आए, तो उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट इतना खेला नहीं है। और उनके उनके भाई के स्टोर में उबेद शाह, उनके कजन भाई, वो एक वो एक बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। उबेद शाह और एक और नाम है हुनैन शाह, दोनों नसीम के कजन भाई है। उबेद अभी स्टोर में, शायद वो दूसरा टेस्ट मैच खेल भी जाए। उबेद थोड़े नसीम टाइप बॉलर ही है, थोड़े स्किडी इन नेचर है। तो बेसिकली पाकिस्तान को भी एक ऐसा बॉलर चाहिए, क्योंकि मोहम्मद अली 125 से 130, मोहम्मद अब्बास कमाल बॉलर पर स्पीड 125 से 130, उसके बाद जो तीसरे बॉलर खेले थे खुरम शहजाद 125 से 130। इन बॉलर्स के साथ दिक्कत क्या होती है कि आप टॉप ऑर्डर को तो निपटा दोगे कंडीशन जब मिलेगी, पर जो लोअर ऑर्डर है वो, क्योंकि लोअर ऑर्डर क्या करता है, या तो रोकेगा या फिर उसने बल्ला रखना है, छक्का ही मारना है सीधा मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के रीजन में, जो शमार ने करते हुए दिखा। तो एक एक्सप्रेस फास्ट बॉलर पाकिस्तान मिस कर रहा है। अगर वो उबेद शाह को भी लाते हैं तो उबेद शाह एक अच्छे प्रोस्पेक्ट है, पर उनकी भी मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि इंजरी होने के बाद एक बॉलर अलग हो जाता है, उसके बाद जो वही तो इंजर्ड सर, बॉलर होता है वो मुश्किल पाकिस्तानी होता है। क्रिकेट इज लाइक लाइक मिसिंग अ मेंटोर। अगर मैं कहूँ जिस तरह, मतलब मेंटोर इन द टीम, नॉट इन द कोचिंग स्टाफ। अगर हम समय में पीछे जाएं, अगर हम देखें तो वसीम अकरम और वकार यूनिस इतने बड़े क्यों बन पाए? क्योंकि उनके पास इमरान खान थे एज अ फादर फिगर गेंदबाजी में देखा जाए तो। हाँ, वो उन्होंने अभी उनको जेल में मेंटोर है किया। यार। हाँ, अभी हाँ, खैर अभी बात नहीं करते जरा। अरे यदीश जी, आप जेल कराओ। तो बैक टू द टॉपिक, एडिटर कट लगा देना।
ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि इनके पास पुराने समय में वो मेंटोरशिप वाली फिगर होती थी, फादर लाइक फिगर तेज गेंदबाजी में, जिन्होंने नसीम को और वकार यूनिस सर को बहुत कुछ, वसीम अकरम सर को बहुत कुछ सिखाया। पर इस समय पाकिस्तानी क्रिकेट में ऐसी कोई गेंदबाजी में वो फिगर नहीं दिखी। एक जैसे ही इमरान खान रिटायर हुए, फिर वो स्टैचर जो था वसीम अकरम ने अपना दिया। उन्होंने नए बॉलर्स को मेंटोर किया, अख्तर को मेंटोर किया। जब अख्तर थे उस समय तक मोहम्मद आमिर आ गए थे, आसिफ आ गए थे। आसिफ का लंबा करियर खैर चला नहीं, उनको अख्तर ने मेंटोर किया। फिर मोहम्मद आमिर ने थोड़ा थोड़ा कोशिश की शाहिन अफरीदी को मेंटोर करने की। पर अब पाकिस्तान जो है उस रूट से अलग चला गया है। शायद यही पाकिस्तान की कमी है कि पाकिस्तान इज नॉट बीन एबल टू प्रोड्यूस, दे आर एबल टू प्रोड्यूस गुड टैलेंट। टैलेंट की कमी पाकिस्तान में कभी नहीं थी, हम्म। बट जो मैनेजमेंट है या जो मेंटोरशिप का भी सर्कल है, वो उस तरह का नहीं है कि वो उनको मेंटोर कर पाए या उनको एज अ लॉन्ग टर्म करियर उनके लिए दे पाए। क्योंकि जो प्लेयर इंजर्ड होता है उसके बाद आप देखिए कि उनको टीम में वापसी करने नहीं दिया जाता। हम्म। वापसी करते हैं, एक सीरीज खराब होती है, बैठा देते हैं। नसीम को बैठा दिया आपने, आप एक सीरीज में तो दूसरे को भगवान बना देते हैं, दूसरी सीरीज में बैठा देते हैं। ये चीज हमें खैर थोड़ी इंडियन टीम से या ऑस्ट्रेलियाई टीम से सीखनी चाहिए। ऑस्ट्रेलियन टीम ने स्कॉट बोलैंड को बहुत लंबे समय तक मौके नहीं दिए थे। स्कॉट बोलैंड वाज द सेकंड फिडर टू जॉश हेजलवुड और पैट कमिंस। बट जब स्कॉट बोलैंड ने परफॉर्म करना शुरू किया तो ही इज आल्सो बीन अ रेगुलर पार्ट ऑफ द स्क्वाड। बट आप उस तरह का ग्रूममेंट दे ही नहीं पा रहे प्लेयर्स को, एनवायरमेंट नहीं दे पा रहे। शायद यही गलती है। खैर, पाकिस्तान से आगे बढ़ जाते हैं, अब थोड़ा वेस्ट इंडीज की तरफ बात कर लेते हैं, थोड़ा दूसरे टेस्ट पे बात करते हैं। तो कुमार जी और यदीश जी, पहले तो मेरे को बता दीजिए कि आपको क्या लगता है कि क्या होगा दूसरे टेस्ट में। पाकिस्तान आएगा वापस, या फिर पाकिस्तान इज गोइंग होम विद अ वाइट वॉश इन देयर हैंड्स। क्या रहेगी कप्तान बाबर आजम की सोच। प्लेइंग 11 बहुत बड़ा मसला रहेगा। प्लेइंग 11 मसला रहेगा क्योंकि एक शान ने रन बनाए पहले मैच में, मेरे वो हिसाब इंजर्ड से हो तो गए। सर इनकी पूरी स्क्वाड ही इनके लिए सबसे बड़ा मसला है। जिस तरह की स्क्वाड ये यहाँ लेके आए हैं, प्लेइंग 11 में भी तो आप उन्हें ही खिलाओगे जो आपकी स्क्वाड में है। इनकी आप स्क्वाड देखिए जरा, और इनके स्टैट्स निकालिए पिछले 15 टेस्ट मैचेस में। कौन सा मतलब एक भी रिलायबल प्लेयर मेरे को नहीं दिख रहा इनकी स्क्वाड में। कप्तान बाबर आजम पे आप बैंक नहीं कर सकते मेरे कि वो हिसाब आपको रन से बना जो के दे। इनकी, जो मैंने थोड़ा दिमाग लगाया था, अपना प्लेइंग 11 बनाई थी, इमाम ओपन करेंगे और अज़ेन ओवैस ओपन करेंगे। अज़ेन ओवैस अच्छा टैलेंट है, वो अच्छा करेगा इन फ्यूचर, अगर ये उसे ढंग की बैटिंग देते हैं, प्रोवाइडेड पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है। नंबर 3 पे अब्दुल्ला शफीक खेलेंगे क्योंकि शान इंजर्ड है। अब्दुल्ला शफीक पहले टीम के साथ नहीं थे पर उन्हें रीजॉइन करवाया गया है। अब्दुल्ला पे मुझे फ्रैंकली इतना जब अब्दुल्ला नए नए आए थे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पारी खेली, श्रीलंका के घर में जाके पारी आप खेली। अब्दुल्ला हाँ। फैजल की बात कर रहे हैं क्योंकि नहीं स्क्वाड में अब्दुल उनका नाम अब्दुल्ला। नहीं नहीं वो अब्दुल्ला फैजल को इंजरी हो गई थी। मैं अब्दुल्ला शफीक की बात कर रहा हूँ, अच्छा हाँ, जिन्हें जो रिप्लेसमेंट आए हैं, हाँ हाँ। हाँ। तो अब्दुल्ला शफीक की टेक्निक थोड़ी पिछले, उन्हें ड्रॉप भी किया गया था एज अ पाकिस्तानी टेस्ट ओपनर थे। वो आउट स्विंगर के खिलाफ स्ट्रगल कर रहे थे, तो पर अभी ऑप्शन नहीं है, तो अब्दुल्ला नंबर 3 खेलेंगे। बाबर वुड बी 4। शॉज शकील फिट हो चुके हैं टेस्ट मैच के लिए, जो रिपोर्ट्स आ रही थी। अब कोई लास्ट मिनट फिर से उनकी इंजरी रीअकर कर जाए तो अलग बात है। शॉज वो अच्छे बैटर है, वो नंबर 5 खेलेंगे। सलमान वुड बी 6 एंड रिजू साइमंड्स सुपरमैन वुड बी एट 7। अब यहाँ से इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि जो पिच देखने को मिली थी, वो पिच की इमेजेस आ गई है, तो देखने से लग रहा था कि फिर से इट वुड बी अ पेसर विकेट। मुझे लगता है कि ये मैच भी। एब्सोल्युटली सर, वेस्ट इंडीज विल डेफिनेटली मेक अ पेसर स्टॉप। हम्म। इनकी गेंदबाजी जरा देखिए, केमार रोच, जस्टिन ग्रीव्स, कवि जेडन सील्स हाँ, जेडन सील्स। और इन लोगों शमार। के लिए जिस तरह की फॉर्म में पाकिस्तान की बल्लेबाजी यूनिट है, इनके लिए तो ये सबके सब माइकल होल्डिंग और मेलकम मार्शल से कम नहीं है। आप हाँ। देखिए, मतलब अगर आप सीधे बल्ले से इनके सामने नहीं खेल पा रहे तो हाउ यू आर एबल टू सर्वाइव ऑन ग्रीन टॉप। मेरा यही सवाल है कि आपको लगता है पाकिस्तानी बैटिंग अपने आप को ऊपर उठाएगी। और अगर नहीं उठा पाती इस सीरीज में, आई थिंक कैप्टन बाबर आजम के लिए इट इज अ वेरी बिग डिस्ग्रेस कि वो अपनी सॉलिड टीम के साथ भी, जो कहते हैं कि वी आर अ चैंपियन साइड, तो अगर चैंपियन साइड वेस्ट इंडीज में कंपटीशन नहीं दे पा रही, मैं जीतने की बात नहीं कर रहा, इफ दे आर नॉट कंपीटिंग विद द वेस्ट इंडीज टीम टिल एट दिस मोमेंट, आई थिंक दे आर वर्स्ट। पाकिस्तान जीतेगा तो अपनी बॉलिंग से जीतेगा, बॉलिंग से ज्यादा पाकिस्तान जीतेगा तो वेस्ट इंडीज की बैटिंग से जीतेगा। वेस्ट इंडीज की बैटिंग कोलैप्स खा जाए तभी पाकिस्तान जीत सकता है। तो नंबर 8 पे आमिर जमाल होंगे। आमिर जमाल बॉलर अच्छे हैं, मतलब वो दिल से खेलने वाला इंसान होता है ना, द पैशनेट पर्सन है आमिर। पर वो उनका पैशन कभी बहुत ज्यादा ही आ जाता है, इसलिए वो शुमार से छक्के भी खा लेते हैं। नंबर 9 पे मोहम्मद अब्बास।
मोहम्मद अब्बास वुड बी द की। मोहम्मद शिमार अब्बास जोसफ खैर लंबे, मतलब शिमार जोसफ की हिटिंग मेरे को थोड़ी थोड़ी उमेश यादव की हिटिंग से थोड़ी रेजम्बलेंस खाती दिखती है। आपको याद है उमेश यादव आके साउथ अफ्रीका के खिलाफ छक्के मार देते थे इंडियन टेस्ट सीरीज में आके, तो उसी तरह के लंबे लंबे छक्के टांगते हैं शिमार जोसफ भी। हाँ मतलब उमेश मेरे को एकदम से याद आया, मेरा मन किया कि मैं बोल दूं, खैर हाँ ये हाँ हाँ हाँ। रिलेटेड नहीं है, बट उमेश यादव, लेजेंड शाउट आउट टू यू। क्या सिक्सेस लेजेंड है, मारते थे आप। टेस्ट क्रिकेट के लेजेंड आदमी है कि हम्म। नंबर 10 पे आके छक्के लगाना। और एक आपको फैक्ट बता दूं कि उमेश यादव के टेक सिक्सेस गौतम गंभीर और शिखर धवन से ज्यादा है। उमेश यादव has more test sixes than Gautam Gambhir and Shikhar Dhawan combined. पर्सनल माइलस्टोन। गौतम गंभीर अच्छे प्लेयर नहीं थे टेस्ट क्रिकेट के। खैर वापस टेस्ट मैच की तरफ आते हैं। तो नंबर 10 पर जो कंट्रीब्यूशन। मुझे लगता है कि खुरम शहजाद खेलेंगे और नंबर 11 पर मोहम्मद अली। मैं पर्सनली चाहूंगा कि उबैद शाह को जगह मिले, खुरम या मोहम्मद अली जिसकी भी जगह। यदि कुमार पाकिस्तान को आपको क्या मैच लगता है, एक सेकंड, कुमार आपको क्या लगता है कोई चेंजेस वेस्ट इंडीज की साइड में होगा। जस्टिन गिव्स तो परमानेंट है, जस्टिन गिव्स को मैं नहीं देख रहा चेंज होते हुए। मेरे को तो लग रहा है जस्टिन गिव्स हैज फिक्स्ड स्पॉट फॉर कम से कम 50-60 टेस्ट मैच। हमें तो नहीं लगता चेंज होगा, पर जेस्टन ग्रीव्स, जेडन सेल्स और केमारो ये तीन तो नहीं हटने वाले। मैं इनकी बैटिंग में थोड़ा चाहता हूँ कि चेंज हो। मैं चाहता हूँ तेज नारायण चंद्रपॉल को इस टेस्ट मैच के लिए बैठाया जाए और उनको समझाया जाए कि सोचिए अपने शॉट सिलेक्शंस पे, क्योंकि यार आप चंद्रपॉल जी के बेटे हैं। शॉट ही नहीं लाइक खेलते इट्स अ वो, लेगेसी। खेलती ही नहीं वो शॉट। मतलब मेरे को जब मैं, मेरा सबसे पहला इंट्रोडक्शन अगर मैं बताऊं कि तेज नारायण चंद्रपॉल नाम है इनका, यदि जी। हाँ हाँ, बहुत फंसे हाँ, फंसे शिव खेलते हैं। नारायण चंद्रपॉल जी के ये बेटे हैं, सुपुत्र हैं जिनको नहीं पता। तो तेज नारायण चंद्रपॉल से मेरा पहला इंट्रोडक्शन हुआ था व्हेन ही फेस रविचंद्रन अश्विन इन हम्म। दैट सीरीज, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज हुआ था। हम्म। अश्विन ने इनको मिडिल ऑफ द 2 बार आउट किया ना, इनके फादर को भी आउट किया, इनको भी ऐश अदना ऑन टॉप। तो इनके फादर को भी अश्विन ने डिसमिस किया था, इनको भी डिसमिस किया, इनको तो 2 पारियों में 2 बार डिसमिस किया, एक बार प्लम और एक बार बोल्ड। एक खबर चल रही है कि हमारे एस अन्ना है जो चीफ सेलेक्टर बनने वाले हैं। आई क्या विश है? कि ऐसा, क्योंकि आई एम अ वेरी बिग फैन भाई, मैं अपना कवर रहता हूँ, आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ रविचंद्रन अश्विन। ये बात यदेश को भी पता है, ये बात कुमार गौरव को भी पता है। एंड रविचंद्रन अश्विन इज अ वेरी वेरी इंटेलिजेंट गाय यार, ही शुड बी अ टेस्ट, नॉट टेस्ट, सॉरी, इनटू द सिलेक्शन कमिटी। He will be the most intelligent selector. अभी नहीं, पर अभी तो बहुत वक्त है उसमें, कम से अभी कम तो हाँ, पाँच खैर साल समय लगेगा। 5 साल कम रविचंद्र से कम। लाइक दीज आर इनसाइड, पर रविचंद्रन अश्विन शुड बी एक्साइटेड फॉर अ न्यू चैलेंज। जितना हम रविचंद्र अश्विन को जानते हैं, रविचंद्रन अश्विन इज अ वेरी वेरी स्मार्ट गाय, साइंटिस्ट ऑफ क्रिकेट, इंजीनियर हिमसेल्फ। सो रविचंद्रन अश्विन, इफ यू बिकम सर, स्पेशली सर, नाम तो नहीं लूंगा, रविचंद्रन अश्विन सर, इफ यू विल बी द सिलेक्टर, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द प्लैनेट। खैर यदि जी, मैं आपसे पूछूंगा एक सवाल और, फिर हम थोड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इस टेस्ट मैच के बारे में हमने बहुत बातें कर ली। जिस तरह की कंडीशंस इस समय वेस्ट इंडीज में है और जिस तरह का मोराल भी वेस्ट इंडीज का होगा उस टेस्ट मैच को जीतने के बाद, वेस्ट इंडीज के पास भी काफी सवाल है उनकी बल्लेबाजी को लेकर, उनका मिडिल ऑर्डर, टॉप ऑर्डर, मतलब देखा जाए तो पूरी बल्लेबाजी शाई होप के कंधों पे डिपेंडेंट है। शाई होप इज द विराट कोहली फॉर वेस्ट इंडीज, देखा जाए तो मेरे को शाई होप मॉडर्न डे जनरेशन के बेस्ट वेस्ट इंडियन बैटर लगते हैं। आई फाउंड हेटमायर एंड अदर गाइज ओवररेटेड। शे होप, शाई होप इज अ वेरी वेरी वेल बैटर। तो उनके अराउंड अगर इतना ज्यादा रिवॉल्व करती है इनकी बैटिंग, तो अगर सेकंड टेस्ट मैच में खुदा ना खास्ता अगर शे होप जल्दी आउट हो जाते हैं, तो क्या आपको लगता है वेस्ट इंडीज की टीम बिखर जाएगी पाकिस्तान की तरह। वेस्ट इंडीज की आप दोनों से ही है बैटिंग मेरे तो सवाल, आप दोनों से। वेस्ट इंडीज की बैटिंग तो कंसर्न है, उनके ओपनर सबसे ज्यादा कंसर्न है। तेज नारायण चंद्रपॉल की बात की, एक प्लेयर होता है जो दिखता है कि हाँ ये अभी स्ट्रगल कर रहा है पर ये रन बना लेगा। चंद्रपॉल के साथ दिखता ही नहीं कि वो रन बना पाएंगे। वो मतलब एक शेल में चले जाते हो, शेल में रहती है, और फिर से वो एक गंदा सा शॉट, मतलब पिछले दोनों इनिंग्स में वो सेट बैट्समैन इतना गंदा शॉट खेल के नथिंग बॉल पे आउट हो जाते हैं वो। उनके साथ ब्रैंडन किंग है, ब्रैंडन किंग की टेक्निक में डेफिशिएंसी है, पर ब्रैंडन किंग ऐसा प्लेयर है कि जिसकी मतलब स्ट्रोक प्लेयर है, मतलब वो अगर उन्होंने वो 50 रन जल्दी बना सकते हैं, पर उनकी टेक्निक मोहम्मद अब्बास जैसे लेजेंड बॉलर के सामने आई डोंट थिंक ब्रेंडन किंग वुड बी एबल टू सर्वाइव। केवन ह्यूज ने रन बनाए, मैं उनसे उम्मीद करूंगा वो रन बनाए। शे होप, एज यू सेड, शे होप इज अ ग्रेट बैटर। शे होप वुड बी इन द रन टैली। अगर पाकिस्तान शे होप को रोक लेता है तो it would be a great win for Pakistan, I think personally, on a personal level, for any of the bowler जो शे होप को आउट करते हैं।
उसके बाद रोशन चेज एज अ बैटर मुझे इतना कॉन्फिडेंस करंटली नहीं दे रहे दोनों इनिंग्स उनकी. ही वाज स्ट्रगलिंग रोस्टन अ बिट. चेज इज काइंड ऑफ अ रिप ऑफ ऑफ वॉशिंगटन सुंदर टू बी ऑनेस्ट इन बैटिंग. नहीं, रोस्टन इज बेटर, थोड़ा बेटर. रोस्टन इज थोड़ा लाइक बेटर. रोस्टन इज प्लेइंग फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम ना, उनका उनका एक मैन ऑफ द कैप्टन है मैच वेस्ट अवार्ड भी इंडीज के भी अगेंस्ट तो. इंडिया, पहले से पहले वाली इंडिया सीरीज जो वेस्ट इंडीज में हाँ खेली हाँ. गई थी. तो मतलब अगर मैं बात करूं ओवरऑल वेस्ट इंडीज की बैटिंग की कुमार जी, तो वेस्ट इंडीज की बैटिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू शेहॉप की अच्छी फॉर्म. कोई भी फॉर्मेट उठा लीजिए, उनका एक मेन बैटर होता है जिसके अराउंड वेस्ट इंडीज की बैटिंग रिवॉल्व करती है आज के मॉडर्न क्रिकेट में. तो हाँ अगर ये मैं ये कहूँ कि जो तेज नारायण चंद्रपॉल हैं, अगर मान लीजिए कल अगला जो टेस्ट मैच शुरू होगा, वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है, ऊपर से पाकिस्तान आके जल्दी उनके 2 विकेट निकाल दे, तो क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान इज एबल टू रैप ऑफ वेस्ट इंडीज इन फर्स्ट 3 सेशंस, लाइक पहले दिन के अंदर? हम्म, ये पहले दिन के अंदर तो डाउट है, पर अल्टीमेटली अगर 3 बैटर भी अच्छे फॉर्म में निकल जाते हैं वेस्ट इंडीज से, तो एक मैच वेस्ट इंडीज निकाल लेगी इजीली पाकिस्तान से. So, चलिए तो मैच की प्रेडिक्शंस पे आ जाते हैं फिर. कल सुबह मैच शुरू हो रहा है, क्या लगता एक है? और फर्स्ट ऑफ ऑल टॉस जीते तो क्या करे फिर, मतलब अगर दोनों कैप्टन में से कोई भी टॉस जीते तो व्हाट विल दे डू फर्स्ट, बैट और बॉल? आई एम गोइंग विद बैटिंग, कि बैटिंग कीजिए पहले, विकेट थोड़ा फ्रेश रहेगा. शुरू में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, घास होगी विकेट पे ऑब्वियसली, पर बाद में सेटल कर जाता है विकेट. तो यू शुड बैट. क्या लगता है दीजिए आपको? एक और है, कंट्रोवर्सी है वेस्ट इंडीज क्रिकेट अरे बोर्ड में. बताइए, कंट्रोवर्सी का तो चैनल है हमारा, बताइए बताइए. अरे वो अल्जारी वरी. अल्जारी जोसेफ वर्सेस डेरिल सेमी. अरे हाँ, अरे उस पे तो बात करी ही नहीं मैंने, सॉरी मैं भूल गया, दिमाग से निकल गया. क्या लगता है यदि जी आपको, क्या है ये चक्कर, क्या चल रहा है ये? बेटर फॉर विंडीज अभी अल्जारी टेस्ट से थोड़ा दूर है फ्रैंकली, क्योंकि अल्जारी बॉलर बहुत अच्छे है, तेज बॉलर, लंबे बॉलर है, पर अल्जारी और जब टेस्ट खेलते हैं वो रन बहुत एट अ हायर पेस लीक करते हैं. जैसे अपने यहाँ प्रसिद्ध प्रसिद्ध कृष्णा है ना, जो 5-6 की इकोनॉमी से सीधा दड़ी रन लीक करना शुरू कर देते हैं. सेम विद अल्जारी जोसेफ, सॉरी टू प्रसिद्ध कृष्णा. अल्जारी जोसेफ भी उसी इकोनॉमी के साथ टेस्ट मैचेस में रन लीक करते हैं. ओडीआई में, टी20 में अल्जारी मेरे हिसाब से वेस्ट इंडीज के नंबर 1 बॉलर है, पर टेस्ट में मैं उन्हें पर्सनली प्रेफर नहीं करता. और अभी जो 3 सीमर्स खेल रहे हैं, समार जोसेफ, जेडन सीक्स, केमार रोच, ये तीनों टॉप सीमर्स है. अल्जारी होते भी सीरीज में तो चौथे सीमर होते. और जो अल्जारी की बेसिकली बात हुई, वो वर्कलोड मैनेजमेंट के बारे में बता रही थी. अभी 5 मैच की ओडीआई सीरीज उन्होंने वर्सेस न्यूजीलैंड खेली है, तो वो 2 टेस्ट मैचेस खेल पाने उनके लिए पॉसिबल नहीं था. तो थोड़ा खफा है डायरन सैमी और अल्जारी जोसेफ आपस में. बट अल्जारी वेस्ट इंडीज के लिए रेगुलर खेलेंगे वो, मतलब ही इज अ पर्सन जो डेडिकेटेड है वेस्ट इंडीज के लिए. वो पूरन जैसे नहीं है कि वेस्ट इंडीज को छोड़ दिया, लीग में अपना बढ़िया पैसा बना रहे हैं. अल्जारी वुड प्ले फॉर विंडीज. आप बताइए कुमार जी, आपको क्या लगता है कल का मैच किसके पलटने की तरफ जा रहा है? क्या पाकिस्तान वापसी करेगी? क्या बाबर आजम, बॉबजी द किंग, सुनिए पहले बात सुनिए पूरी, बॉबजी द किंग क्या अपना क्राउन वेस्ट इंडीज की धरती से उठा के अपने सर पे रख लेंगे? वो तो नहीं रख पाएंगे ना, क्योंकि ऐसे भी ड्रॉ हो जाएगी ना, तो ड्रॉन तो ऐसे भी नहीं आएगा. अगर जीतते भी ऐसे टेस्ट मैच तो ड्रॉ हो जाएगी. तो ठीक आपके है. कहने का मतलब है कि किंग नहीं कर सकता है? आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि किंग नहीं कर सकता? नहीं, एकदम नहीं कर सकता. मेरी प्रोबेबिलिटी है 50% वेस्ट इंडीज. देखो हसन अली सर, मैं आपको बता दूं, मैं कुछ नहीं कह रहा. कुमार गौरव कह रहे हैं कि बॉबजी कांट डू. मैं तो कह रहा हूँ कि कर लेगा, पर कुमार गौरव मना कर. या ब्रो, वो रिजू 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 साइमन तो कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं तो. अच्छा तो गाइस, अभी जो रिशु ये वाली साइमंड्स वीडियो है एक्टिंग इसको कर ले यहीं खत्म बस. करते हैं. फटाफट प्रेडिक्शन ले लेते हैं. अपनी प्रेडिक्शन बताइए दिश भी, क्या होगा सुबह टेस्ट मैच में? मैं मैं विन प्रोबेबिलिटी बताते रहा हूँ. 50% वेस्ट इंडीज, 10% ड्रॉ, और 40% पाकिस्तान. बोलने में भी डर लग रहा है क्या आ जाएगा. यदि जी आप बता दीजिए फटाफट, व्हाट इज गोइंग पहले टू तो मैं हैपन टुमारो? थोड़ा करेक्ट कर दूं, कल जो टेस्ट मैच है वो शाम को इंडियन टाइम के हिसाब से 7:30 बजे, वेस्ट इंडीज में तो सुबह ही होएगा. वो तो आपने ठीक ही कहा. और जहाँ तक प्रेडिक्शन मैच की, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है तभी कुछ चांस है. अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग नहीं कर रहा, वो फिर से चेज कर रहे हैं, चौथी इनिंग्स में मुझे पाकिस्तान की बैटिंग पे
0%, मतलब 0% भरोसा है उनकी इनिंग्स में। चौथी इनिंग्स में अब कोलैप्स वो बहुत जल्दी पाकिस्तान खा के जाते हैं। फैंस को भी नहीं है उन पे भरोसा, हाँ हाँ, पाकिस्तान को खुद पे नहीं है। किसी चौथी पाक इनिंग में पाकिस्तान बैटिंग करने जाएगा, पाकिस्तान वाले पैड पहनते हैं, उनको खुद पता होता है कि हमें आउट होके आना है। उन अरे किसी को भरोसा नहीं है पाकिस्तानी अवाम को। किसी दिन पाकिस्तान अवाम को पता चला कि चौथे इनिंग में चेस करते हुए पाकिस्तान जीत गया, तो पाकिस्तानी अवाम हार्ट अटैक से मर जाएगी। मैंने एक एंकर है पाकिस्तान का, उसको भरोसा है, नाम बुला रहे हैं, तनवीर अहमद। तनवीर अहमद। हाँ, अरे तनवीर उसको अहमद। उसको उसको तो हर चीज पे भरोसा है, उसको तो ये भी लगता है हानिया आमिर और बाबर आजम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है। इस पे नहीं है उसको। ये टेस्ट मैच चलिए। पाकिस्तान मेरे हिसाब से तभी जीत सकता है अगर बाबर वुड स्कोर रन्स, बाबर रन बनाए, और साथ ही साथ एक अच्छा बॉलिंग परफॉर्मेंस, और साथ ही साथ जो नंबर 5 खेलेंगे शॉट, शकील अभी खेल रहे, अगर वो नहीं होते तो शायद कामरान गुलाम खेलेंगे। कामरान गुलाम अभी तो पाकिस्तान में थे, उन्होंने फ्लाइट ऑन बोर्ड की है कि नहीं, वो भी रिपोर्ट्स आई नहीं, 3 दिन पहले ही वॉज इन पाकिस्तान। तो वो रन बनाते हैं तो ये टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत सकता है। और रिजवान की कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी, रिजवान और सलमान अली आगा, इनकी कंट्रीब्यूशन चाहिए होगी मैच जीतने के लिए। तो कुल मिला के देखिए सर, बात यह है, मैं अपने दर्शकों को एकदम कंक्लूजन दे दूं कि इफ पाकिस्तान really wants to win this match, if champion team want to play like champion team, they have to perform better. Rizu Simons have to score runs. That is it for today, guys. Thanks for watching Short Time Jab. It's me Yash Tumar with my expert Yadish Bajaj and Kumar Gaurav. Thank you so much.